हाँ जी बच्चों, वेलकम। वही न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं बेटे। यूनिट 3 चैप्टर 4 लेक्चर 11 है ये। न्यूमेरिकल्स वाला लेक्चर है बेटे। और देखो इसमें ये दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, प्रोटॉन के चारों तरफ। और रेडियस दी हुई है ऑर्बिट की 0.5 एंगस्ट्रम। अब ये बताओ, एंगस्ट्रम तो सारे बच्चे जानते हो ना। एक एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये रेडियस हो जाएगी। एंगस्ट्रम की वैल्यू लगा दी है 10⁻⁻10 मीटर। डाइपोल मूवमेंट पता करना है। पार्टिकल जो घूम रहा है उसका नाम इलेक्ट्रॉन है, और घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10⁻10 मेगा हर्ट्ज। मेगा का मतलब फिर जानना चाहिए आपको, जानते ही आप 10⁻6 हर्ट्ज होता है। एक मेगा का मतलब 10⁻6। तो ये हो जाएगा 10⁻16 हर्ट्ज। इतनी बात हमें दी हुई है बेटा, और हमें इसका डाइपोल मूवमेंट पता करना है। इज इट ओके? तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन देख रहे हैं। चलो भाई, एम का फॉर्मूला बोलो। एम बराबर आई ए। कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब आई का फॉर्मूला बोलो। आई होता है क्यू अपॉन टी, और एरिया ऑफ ऑर्बिट होता है पाई आर स्क्वायर। अब बेटे तुम्हें पता है 1/टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड अपॉन में आ रहा है। 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड ही फ्रीक्वेंसी होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/टी, हटा दो यहां से, न्यू आ जाएगा ऊपर। तो फॉर्मूला बन जाएगा एम का बेटा क्यू। ओके, ये 1/टी हटा तो न्यू, और पाई और आर स्क्वायर। अब बेटा ये करना तो बहुत मामूली सी बात ही रह गई है। क्यू की वैल्यू तुम जान रहे हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा लिख सकते हो। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10⁻16 हर्ट्ज। पाई तो मालूम ही है यार तुम लोग को, 3.14। और इस रेडियस का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करो। 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25, और 10⁻⁻20 इसका स्क्वायर करेंगे तो डबल हो जाएगी पावर। तो 10 की पावर कितनी भाई? 10 की पावर बोलो। 10⁻⁻20। अब तो यार मल्टीप्लाई खाली करना रह गया है भाई, तो तुम लोग इसे अपने आप भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे, और पीछे यूनिट लिख देंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। बेटा मल्टीप्लाई कर लोगे, पावर्स को अलग कलेक्ट कर लेना और मल्टीप्लाई कर लेना, आसानी से हो जाएगा। जैसे 1.6 बचेगा ये यार, और 3.14 है, और 0.25 है। अब पावर और बता लो। देखो भाई, 19 में से 16 चली गई तो माइनस की 3 ये हैं, और माइनस की 20 ये हैं। तो 10 की पावर -23। देखो मैच होने लग पड़ा। अब मल्टीप्लाई कर लेना तो पूरा आंसर आपका मैच हो जाएगा। बहुत ही आसान है। इसमें बेटे कभी कभी डायरेक्शन भी पूछ ली जाती है। यहां तो अच्छा है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं पूछी गई है। अगर पूछ ले तो बहुत आसान है, आप बता सकते हो। जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, दो संभावनाएं हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है ना, ऐसे घूम के जा रहा है, तो करंट किधर मानोगे? इलेक्ट्रॉन से उल्टी डायरेक्शन करंट की मानी जाती है। तो करंट किधर चलेगी? ऐसे। ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब बताओ ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? बोलो, किधर है ये? है कैसे है बताओ? हाँ सही कह रहे हो, ये आपका जो है क्लॉकवाइज है। तो देखो बेटा, क्लॉकवाइज है तो आपको राइट हैंड रूल यूज करना है। उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमा देना है, तो अंगूठा जो होगा वो आपको डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बता देगा। तो देखो मैं घुमा रहा हूं, देखो ये घुमा रही है उंगलियां, देखो दिख रही हैं। देखो ये घूम रही है क्लॉकवाइज। देखो तो अंगूठा कहाँ आ रहा है? नीचे। देखो अपने आप घुमा के देखना। देखो एक बार और दिखा रहा हूं, देखो जरा कैसे घूम रही है ये, क्लॉकवाइज। देखो
करंट के साथ दिख रही है घूमती हुई, अंगूठा देखो कहां दिख रहा है, नीचे। तो डाइपोल मोमेंट की अगर कभी डायरेक्शन पूछी जाए तो वो हो जाएगी इस केस में नीचे। यानी जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो उसको बना लो, फिर करंट की दिशा बना लो, और उससे बेटा ये रूल लगा लो, इफ वी कर्ल अवर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इस तरह से आप डाइपोल मोमेंट की कहीं डायरेक्शन बतानी हो तो बता सकते हो। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर हो गई बच्चों, है ना। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल में पूछी जाएगी डायरेक्शन, तो इस तरह से आपको मैंने वो भी समझा दिया है। ठीक है, अब एक सवाल बेटे और ले रहे हैं, इसको देखो जरा, एक सवाल और है, और ये है क्वेश्चन नंबर 13। बेटे क्वेश्चन नंबर 13 को अगर पढ़ोगे तो उसको करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 का तरीका है। ठीक है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप आराम से कर सकते हो, ये बिल्कुल 11 जैसा है। अब एक सवाल हम और ले रहे हैं, इसे देखिए, लेंथ ऑफ बार मैग्नेट दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो बेटा लेंथ ऑफ बार मैग्नेट को 2a लिखते हैं, याद रखना, यहां गलती होने की संभावना होती है, कई बच्चे a लिख दें या l लिख दें तो गलत हो जाएगा। लेंथ ऑफ बार मैग्नेट 2a है, तो 2a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, a की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। देखो r बहुत बड़ा है, देखो इसकी तुलना में r बहुत बड़ा है, तो केस क्या हो गया, मैग्नेट बहुत छोटी है और r बहुत बड़ा है। तो मैग्नेट बहुत छोटी है, r बहुत बड़ा है, केस हो गया ये वाला। और तुम्हें निकालना है एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ बी एक्सियल का फॉर्मूला याद है, अगर मैग्नेट बहुत छोटी हो, पॉइंट बहुत दूर हो, तो फॉर्मूला बड़ा आसान सा होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। याद आ गया होगा बेटा। अब इसकी वैल्यू फिर तुम जानते हो, 10 की पावर -7, 2 तो लिखा ही है, m फिर जानते हो 0.40, और r क्यूब, r का मतलब है बेटा 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर तो नहीं चलेगा, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये हो गया हाफ मीटर। कितना हो गया, हाफ मीटर। समझ में आ गया। तो बेटा r की वैल्यू हाफ मीटर है, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 0.4 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8 ऊपर, और 10 की पावर -7। कितना आ गया बताओ, बोलो भाई। 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, तो 6.4 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला होती है। यह ध्यान रखना बेटा, अगर मैग्नेट बहुत छोटी हो तभी यह फॉर्मूला काम करेगा, अगर मैग्नेट बड़ी हो तो पूरा जो बड़ा वाला रिजल्ट होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर वो वाला रिजल्ट काम करेगा। क्योंकि इसमें मैग्नेट बहुत छोटी है, a बहुत छोटा है, r बहुत बड़ा है, इसीलिए हमारा इस फॉर्मूले से काम चल रहा है। तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो अब अगला वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। थैंक यू बेटे।